नीरज खन्ना, मैं उनके बारे में तो रास्ते में है तो पहले उनके बारे में बता रहे हैं ताकि आप लोगों को बातें करने में और आसानी हो। वो डायबिटीज के विशेषज्ञ हैं, साथ में लाइफ मैनेजमेंट, जिंदगी कैसे जी जाए इसके बारे में उनके बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, कोच हैं लाइफ मैनेजमेंट। आप लोगों को जो भी प्रश्न करना होगा कि लेक्चर सेशन के बाद आप उनसे कर सकते हैं। वो आपके ऐसा नहीं कि विषय विशेषज्ञ होंगे कि डायबिटीज के बारे में बात करना है, उसके अलावा भी अगर आप अपनी जिंदगी में किसी परेशानी को समाधान चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है दीदी, एक बात आपको बता दें, जैसे कि उनके बारे में 2-4 बातें हम बता रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, फिर डॉक्टरी करते हैं, ऐसे उनका करियर शुरू होता है। उन्होंने गंगा जी के किनारे बैठना तपस्या किया। आप बिलीव नहीं होगा, इनके बारे में पूछ लीजिएगा। गंगा के तट पे रोज सुबह 4 बजे उठकर वो पूजा करते थे और अपने मानस में चीजों को तलाश करते थे। इसके बाद वो एक संत से चिकित्सा पद्धति में आए और आजकल है ना चिकित्सा पद्धति बहुत पहले अगर आप लोग जाएं तो कोई डॉक्टर वैद्य चिकित्सक अलग से नहीं होते थे। हमारे यहाँ ऋषि मुनि ही चिकित्सा का काम करते थे। काशी में धन्वंतरी पैदा हुए, काशी आपके योग गुरु जो आप सभी लोग जानते हैं, अश्विनी कुमार जो देवताओं के भी थे, पतंजलि और कई लोग ऐसे जिन्होंने सर्जरी का आविष्कार किया। तो सबसे पहले सर्जन थे विश्व के, वो आपके काशी से ही हुए। उनकी शुरुआत में बता दूं, जो डेड बॉडी को गंगा जी में बहा दिया जाता था, उनके शिष्य उसको छुड़ा लेते थे, जिसको खोल के शरीर देते थे सुश्रुतु। आज विश्व के सभी बड़े मेडिकल कॉलेज में, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी मूर्ति लगी है, वो काशी की देन है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे डॉक्टर साहब भी आपके साथ इसी तरह से इंटरेक्ट होंगे, तो उसकी ऋषि पद्धति से, क्योंकि पुरानी चीजों में हमारे पास बहुत खजाना है, बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि अमेरिका दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी रिसर्च नहीं होगा सिवाय भारतीय वेद की। ठीक, और आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, आज आजमगढ़ की वो छवि नहीं रही, लेकिन जो कभी हुआ करती थी ये नगरी। अभी आज को यहाँ के पंडित जी ने बताया 17 नदियां यहाँ बहती हैं। ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है आजमगढ़ के बारे में। राहुल संस्कृतायन का जन्म स्थल और शुरुआती कर्मस्थल रहा है। राहुल संस्कृतायन पहले विश्व में ऐसे व्यक्ति हैं कि सभी लोगों ने जो बौद्ध धर्म के बारे में बोला, हिंदी में बोला, उसको सबसे ज्यादा पाली में बोला गया। संस्कृत में किसी ने व्याख्या किया है तो सबसे पहले राहुल संस्कृतायन, इन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया। राहुल संस्कृतायन के बारे में सारी चीजें हैं, उनकी नकली मानी जाती है। और सबसे जरूरी है कि हम जिंदगी में जो हम सबका फॉर्मूला है, 3 लोगों का सबसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए। और हम सबके जीनों में 3 आलय का मतलब जैसे जहां इंसान निवास करता है, सबसे बड़ा देवालय, विद्यार्थियों के लिए शिक्षालय और बाकी लोगों के लिए चिकित्सालय। यानी कि देवालय, विद्यालय और चिकित्सालय, इन तीनों को संचालित करने वाले हमारे पंडित जी, हमारे आचार्य और हमारे चिकित्सक, ये तीनों हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। क्योंकि जो आलय जिस शब्द में हो वही इंसान को आश्रय मिलता है। तो हम डॉक्टर साहब के अंदर आपको तीनों मिलेगा, पुजारी भी मिलेंगे, एक धर्म ज्ञाता भी मिलेंगे और आपके सबसे ज्यादा वो आपको मिलेंगे आचार्य, शिक्षक भी मिलेंगे, चिकित्सक होने के साथ उनकी पहचान है। उनका सेमिनार भारत में नहीं, विदेशों में भी बहुत सारा सेमिनार उन्होंने किया है और बहुत सारे उनको विदेश से भी ऑनलाइन उनके लोग करते हैं। हम सब सभाशाली हैं, आज वो हम सब के बीच में रहेंगे। और कहते हैं ना कि बड़े आदमी वही होते हैं जो जितना सरल हो उतना ही बड़ा हो सकता है। क्योंकि सरल आदमी बड़ा हो सकता है, बड़ा आदमी सरल हो ना हो ये अलग बात है। तो इसलिए एक सरलतम व्यक्ति से, सरलतम चिकित्सक से आप लोगों की मुलाकात होने वाली है। वो निकल चुके हैं, वो निकल क्या चुके हैं, वो पॉलिटिशियन तो है नहीं कि देवता ने सम्मान सब है, थोड़ा सा जाम लगे तो गाड़ी घुमाना पड़ा उनको। वो आ रहे हैं सबके बीच में, तब भैया कुछ बताइए। धन्यवाद कुमार जी, आपने भी बताया कि बड़ा आदमी तो आदमी कर्म से ही बड़ा होता है, जन्मना तो कोई बड़ा होता नहीं। हमारे बीच में
भाई अजय राज जी भी उपस्थित हैं, उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। बहुत से लोग हैं, तब तक के लिए मैं आपको आपके बीच में आमंत्रित करता हूँ राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी जी को कि वो 5-10 मिनट अपनी बात मधुमेह पर, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ ज्ञान है, तो वो थोड़ा देर मधुमेह के बारे में आपको कुछ बातें शेयर करें। डॉक्टर राजेश तिवारी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय श्री तिवारी होम्योपैथी कॉलेज में हूँ। मेरा जो अध्ययन है होम्योपैथी तो है ही है। मैंने 30 साल के प्रैक्टिस में सभी ब्रांचों के मरीज आते हैं और देखते हैं। कुछ अनुभव ऐसा है कि जो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। जैसे डाइट के बारे में, एक नेचुरोपैथी में जो विधा है, जो सिर्फ हम आहार जो लेते हैं उसमें चिकित्सा होती है। फिर एक विधा है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो बहुत सबसे पुरानी है, सारी मेडिकल साइंस की जो भी ब्रांचें हैं सब उसी से निकली है। होम्योपैथी भी उसी से निकली है। महात्मा हेमन ने सिर्फ ऐसा ये किया कि डाइल्यूशन का सिद्धांत, जो वैक्सीनेशन का सिद्धांत है, कि बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में दवाएं उन्होंने दिया और एक नई अलग पद्धति दी जो होम्योपैथी साबित हुई। मॉडर्न मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो 250 साल से ही है और वो भी इसी से निकली हुई है। तो हम लोग सब एक साथ सब पैथियाँ एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन हम सबका सहयोग लेके अगर डायबिटीज को मिटाने में कोशिश करें तो बहुत जल्दी कामयाब होंगे और हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी पद्धतियां हैं जितना साइड इफेक्ट आ जाता है कि आप भले स्वस्थ रहें लेकिन आपकी उम्र कम हो जाती है। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको करके दिखा देते हैं कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन आप स्वस्थ तभी माने जाएंगे जब आप मेंटली और फिजिकली दोनों रूप में स्वस्थ हो। तो मैं आप लोगों का समय जाते नहीं लूँगा। हमारे बीच में प्रमुख वक्ता आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। बंधुओं, डॉक्टर नीरज खन्ना जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आज दो महापुरुषों की जयंती है। प्रातःकाल हम लोगों ने उनको स्मरण किया, तब कंठों से उनको सशक्त नमन करते हैं। लायंस क्लब आजमगढ़ मंडल 381 इस सभागार में उपस्थित सभी चिकित्सकों और वरिष्ठ जनों का, विभिन्न संगठनों से आए हुए सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हमारे बीच में हमारे लायंस क्लब के सदस्य भाई आशुतोष द्विवेदी जी उपस्थित हैं। मैं उनको नई उपलब्धियों के लिए बहुत बधाई देता हूँ। बाद में बताऊंगा उपलब्धि किया है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जो कि विगत 50 वर्षों से मेरे संबंधों में है, भाई प्रिय प्रकाश राय जी उपस्थित हैं। हमारे अग्रज भाई सूरज राय जी उपस्थित हैं। मेरे अभिभावक रोटेरियन, सीनियर रोटेरियन सुदर्शन दास अग्रवाल जी उपस्थित हैं। बहुत से लोग हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, संयोजक डॉक्टर देवेश जी, डॉक्टर ए.के. राय, डॉक्टर राजेश जी, ख्याति लब्ध वास्तविक भाई संदीप सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महिलाओं का प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संगठन की डॉक्टर नेहा दुबे जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। बंधुओं, बहुत वैसे ही थोड़ा विलंब हो गया है, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए
अगर मैं किसी का नाम निश्चित कर जाऊं तो कृपया अन्यथा न लीजिए। किसान पब्लिक स्कूल के संस्थापक लायन अशोक श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जनपद क्या पूर्वांचल के वरिष्ठ व्यवसायी भाई अनूप अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में मैं बता दूं कि आज 2 अक्टूबर के दिन हमारे मंडल 321 ने मधुमेह उन्मूलन के लिए 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का एक साप्ताहिक कार्यक्रम मंडल 321 ने 100 क्रमों के माध्यम से बनाया है। विगत दिनों हमारे मंडलाध्यक्ष जनपद आजम बनाए थे, तो उन्होंने हमारे अध्यक्ष लायन राकेश अग्रवाल जी से कहा कि मधुमेह पर एक कार्यक्रम कीजिए। मैं लायन राकेश अग्रवाल रवि जी के प्रयासों को की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इसको चटपट में क्रियान्वयन कर दिया और आज हमारे बीच में एक खाद्य कैप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज जी उपस्थित हैं। अभी हम लोग उनको सुनेंगे। मैं बहुत सूक्ष्म समय में मन सज्जा कर देता हूँ। मैं आह्वान करता हूँ हमारे लायंस क्लब के सचिव लायन सुनील अग्रवाल जी जहाँ कहीं हो मंच पर आवे, मंचासीन हो, संजय जी उनको, हमारे लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन राकेश अग्रवाल जी मंचासीन हो, लायन रवि जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा और कि वो हमारे डॉक्टर साहब हमारे मुख्य अतिथि को मंच पर ले आवे। राजेश जी उनका सहयोग करें, जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। इनका और इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि ये लायन संगठन विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है और हम लोग इस बात से गौरवान्वित होते हैं कि इसके सदस्य हैं। पूरे विश्व में दृष्टि बाधित लोगों के लिए अंध निवारण कार्यक्रम जो चलाया जाता था अपने देश में, वो भी लायंस इंटरनेशनल के द्वारा ही प्रदत्त था। जितनी भी आंखें यहाँ बनती थी पूरे भारत देश के अंदर, उसके अंदर कहीं न कहीं लायंस इंटरनेशनल का अंशदान हुआ करता था। वो हर तरीके से सहयोग करने को तैयार रहते थे। विगत दिनों कोरोना जैसी जो महामारी आई तो हमारे लायंस इंटरनेशनल ने जनपद के सीएमओ को पीपीई किट प्रदान की। ये बहुत गौरव की बात है और हम लोगों के लिए भी बात है कि हम इसके सदस्य हैं, हमारे लिए गौरव वाली बात है। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि एक परंपरा स्वागत की है। हमारे लायन अशोक श्रीवास्तव जी प्रबंधक किसान स्कूल आए, हमारे मुख्य सचिव को बुके देकर स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी आवे और माल्यार्पण करके हमारे मुख्य सचिव का स्वागत। जोरदार तालियों से आशुतोष जी हमारे मुख्य सचिव का, लायन रवि अग्रवाल जी हमारे मुख्य सचिव का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। बलियालीपुर आपने गोविंद जी को मिलाया। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी आवे और हमारे मुख्य सचिव का माल्यार्पण करते हैं। सीनियर रोटेरियन हमारे अभिभावक श्री सुदर्शन दास अग्रवाल जी आवे और हमारे मुख्य सचिव का माल्यार्पण। और इसी क्रम में हमारे अग्रज भाई प्रेम प्रकाश राय जी आए और हमारे मुख्य सचिव का माल्यार्पण का स्वागत। जोरदार तालियों से। लगता है भूम का गहरा संबंध। आइए, मैं समझ गया। इसी क्रम में फर्स्ट लाइन लेडी लायन रोली अग्रवाल जी का मैं आह्वान करता हूँ, वो थोड़ी बाधा पार करते हुए आवे और लायन लेडी मिसेस डॉक्टर खन्ना का बुके देकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से भाई।
देखिए इस स्वागत क्रम में मैं एक बार इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी महिलाओं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कठिन परिस्थितियों में कार्यक्रम बिना आपकी उपस्थिति के संपन्न नहीं हो पाता। मैं जो बहुत ज्यादा विलंब नहीं लूंगा। मैं यहाँ एक लिसनर बतौर आया हूँ। मैं भी बैठ के कुछ सुनूंगा ही और कुछ न कुछ डॉक्टर साहब से आशीर्वचन मिलेंगे ही। इस आशय के साथ मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि आजकल यूट्यूब और गूगल दो ऐसी चीज चली है कि दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो इस पर ना हो और उसका उस पर इलाज है। तो मैं आप सबसे इसी बात का विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि ज्ञान तो अर्जित कर लें लेकिन इलाज स्वयं न करें। बस इस आशय के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब सीधे डॉक्टर साहब से ही आप लोग सुने और अपनी जितनी जिज्ञासाएं हो डॉक्टर साहब से। अच्छा, एक कार्यक्रम था वो अंत में करना चाहते थे लेकिन वो भी बाधा, उस कार्यक्रम को भी अभी संपादित करना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष लाइन राकेश अग्रवाल जी हमारे मुख्य अतिथि को अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान करके इस कार्यक्रम को भी ये पूरा स्वरूप प्रदान कर दें। हमारे बीच में भाई अब्दुल्ला जी आए हुए हैं। अमर उजाला मौत को आमंत्रित करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि को हमें माल्यार्पण करवा दें। भाई अब्दुल्ला जी। बहुत तो अब मूल विषय पर आता हूं, ज्यादा विलंब नहीं करता हूं। सीधे सीधे मैं बीच से हटता हूं। डॉक्टर साहब और आप सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इतनी बड़ी संख्या में आज छुट्टी के दिन देख के बड़ी खुशी हो रही है और हमको ये नहीं लग रहा है कि ये किसी क्लब या संस्था का कार्यक्रम है। हमको ऐसा लग रहा है कि ये हमारी अपनों से अपनी बात है। आप सभी लोग जो सहयोग है वो हमको आह्लादित कर रहा है और वास्तव में जो माल्यार्पण हुआ है तो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि आप लोग सुमन की तरह सुमना है। अच्छे मन वाले लोग हैं आप लोगों को के बीच में आके बाबा की नगरी से आके यहाँ बाबा गणेश का हमने दर्शन किया। हमें ऐसा लगता है कि ये भी दिव्य भूमि है और आज हमको इसका एहसास जब हुआ तो हमको अपने ऊपर भी बड़ी ग्लानि हुई कि इतने दिन तक हम क्यों नहीं दर्शन कर पाए। हम लोग काशी नगरी में रहते हैं और इतनी पास इतनी अच्छी भगवान की मूर्ति दिव्य लोग। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोग जो हमारे मंच के साथ हैं ये सभी लोग हमारे अपने निजी लोग हैं। तो ये जो हमारा आगे का कुछ देर का कार्यक्रम होगा इसमें हम वक्ता और आप सोचता नहीं है। ये एक इंटरेक्टिव मोड पे होगा। आप लोग पूछते जाइएगा, हम बताते जाएंगे और जो बात हमको मुख्य रूप से बतानी है डायबिटीज के संदर्भ में वो बड़ी रोचक होगी, ये भी बात पक्की है। तो चलिए पहले भगवान गणेश को प्रणाम करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। और जब भी हम लोग ऐसे सभागार में आते हैं तो कोई भी कार्यक्रम की सफलता उन्हीं लोगों से होती है जो उसको सुनते हैं। तो सभी श्रोताओं को
मैं ये कहते हुए प्रणाम करता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से हम लोग यहाँ आए उनको भी हमको प्रणाम करना चाहिए। सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ी जुड़ आनी। तो आप सभी लोग जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आप सभी के मनों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि भगवान राम के प्रति हमारी सहज आस्था है, इसलिए उनको प्रणाम करने के लिए आप सभी के बीच में हमें उनका दर्शन होता है, ये वास्तविक बात है। मैं एक लाइन भगवान राम के लिए मैं कहना चाहता हूँ। रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम। की जो बीमारी होती है, ये बीमारी नहीं होती। पहली बात तो जो लोग को डायबिटीज होता है, उनको हम ये नहीं पूछते कि आपका शुगर कितना है। हम ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में आप क्या बोलते हैं, और एक सेकंड में, क्योंकि जो शब्द होता है, कहा गया कि शब्द ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म होता है। देखिए अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका शुगर कितना है, तो ये हमको डिमोटिवेट करता है। अगर आप यही पूछिए कि जयसवाल जी हाउ स्वीट यू आर, आप कितने मीठे, है ना, तो ये तो जिन लोगों को डायबिटीज है दे आर वेरी स्वीट, और जिनको डायबिटीज नहीं है दे आर लेस स्वीट। तो ये बीमारी नहीं है। पहली बात तो those who are having diabetes they are sweet, and those who are not having diabetes they are less sweet. तो डायबिटीज वालों का बिल्कुल ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, because they are more sweet. तो those who are sweets are not sweets, दोनों को हम लोग मान के चलते हैं। मधुमेह की बीमारी में सबसे रोचक तथ्य ये है कि इसका जो नॉमेनक्लेचर है, इसका जो नाम है, वो बहुत मिसलीडिंग हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। ये समस्या हिंदुस्तान की नहीं है, ये पूरे विश्व की है। इसको गलत नाम से पुकारते हैं। गलत नाम से क्यों पुकारते हैं? इसको शुगर कहते, और वास्तव में बीमारी शुगर है ना। अगर आप बीमारी का नाम किसी खाद्य वस्तु से रख देंगे तो कभी बीमारी नहीं दिखाई देगी, है ना। जैसे मान लीजिए हम डायबिटीज का नाम शुगर रख दें, और ब्लड प्रेशर का नाम नमक रख दें, है ना, मोटापे का नाम भंटा रख दें, कढ़िया का नाम आलू रख दें, तो कहाँ से बीमारी दिखाई देगी। अब हमने कह दिया शुगर, तो पहले ही पेशेंट को समझ में आ जाता है कि हम शुगर छोड़ देंगे ठीक हो जाएगा, या शुगर वाला सामान नहीं खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, शुगर हम अपना दौड़ भाग के खा लेंगे तो कम हो जाएगा। तो पहले तो इस बीमारी के नाम में ही त्रुटि है। वास्तव में शुगर जो है वो एक बीमारी की पहचान मात्र है। जैसे आंखें पीली हो जाती है तो आम जन इसको पीलिया कहते हैं, लेकिन बीमारी की पहचान पीलापन है।
बीमारी लीवर में, और किसी को खांसी आता है, बुखार आता है, तो हम उसको खांसी बुखार सर्दी कहते हैं, लेकिन बीमारी फेफड़े में, उसको निमोनिया कहते हैं। और किसी का हाथ पैर लुंज हो जाए तो हाथ पैर का इलाज नहीं करते हैं, हम ब्रेन का करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि इस बीमारी की सीड क्या है। अगर चीनी कम करने के पीछे पड़े हैं आप, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आप पीलिया झड़वा रहे हैं, लकवा झड़वा रहे हैं। ना बीमारी आंखों में है और ना बीमारी हाथों में है ना। अगर गाँव में लोग हाथ की मालिश करके लकवा ठीक करना चाहते हैं, कहीं कड़वा के लोग दूरबा से आंखों को साफ करके चूना के पानी से पीलिया हटाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, हम बीमारी की पहचान को कम कर रहे हैं। अब बीमारी कहाँ है? लीवर। बीमारी कहाँ है? ब्रेन में। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि शुगर बढ़ा हुआ जो है ये बीमारी नहीं, बीमारी की पहचान नंबर 1। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि डायबिटीज में जो बीमारी के प्रति लोग दोषारोपण, तो वो ज्यादातर जो दोषारोपण करते हैं वो पेशेंट का करते हैं। तो मैं आलू खा लिया होगा, पेशेंट भी हमारे सामने बड़ा दुखी होकर आ जाता है कि परसों चूतिया कई साल की दवा खा ले रहे, शुगर का बड़ा लेवल। तो ये सब क्या है, पेशेंट का ब्लेम नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर भी कहता है अपने आप को स्केप कर देते हैं, है ना। जैसे जिस क्लास के मास्टर ने पढ़ाया ना हो, अब बच्चा फेल हो जाए, मास्टर कभी क्लास में गए नहीं, गणित पढ़ाया नहीं, अब फेल हो जाए तो कैसी बातें करते हैं, तो लोग 8-8 बजे तक का पढ़वा, है ना, हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन आप तो किस चीज़ में सितारा कर रहे हैं, खेल में मन ज़्यादा लगेगा, घरे तोरण में मन नहीं लगेगा, पढ़े में पूजा नहीं लगेगा, फेसबुक पे लगेगा। बात ये नहीं कि उन्होंने क्लास में एक दिन पढ़ाया ही नहीं, लेकिन बड़ा सरल लगता है कि अपने माइंड को डिमोरलाइज करना कि आप पढ़े नहीं, 8 बजे तक सोते हो, मोबाइल देखते हो, लेकिन आपने एक दिन भी नहीं पढ़ाया, तो फार्मूला नहीं बताया, अच्छे से उसका मेथड नहीं बताया, और हमने कह दिया तुमने आलू खा लिया होगा, सवेरे वॉक नहीं करते होगे, तुम्हारा शुगर क्या ठीक होगा, तुम्हारा तो जवान बहुत चलता है। ये सारी बातें गलत है। All are that। तो फिर इसका गुरु मंत्र क्या है, मुख्य सूत्र क्या है जिसके हम आना चाहते हैं? मुख्य सूत्र ये है कि जिस प्रकार से बिना एनेस्थीसिया की सर्जरी नहीं हो सकती, ये बात तो बनती है, चाहे अपेंडिक्स करना हो, चाहे गॉल ब्लैडर करना हो, अगर हम एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो सर्जरी नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर हम पेशेंट को एजुकेट नहीं कर सकते तो इलाज नहीं कर सकते। तो बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करने का साहस करना और बिना पेशेंट को एजुकेट किए डायबिटीज के इलाज का साहस करना, दोनों निष्फल है। और उसी के लिए वातावरण को, घर वाली को, एक्सरसाइज को, सबको दोष दिया जाता है। वास्तविक बात है कि विदाउट एनेस्थीसिया यू कांट ट्रीट सर्जरी एंड विदाउट एजुकेशन यू कांट ट्रीट पेशेंट ऑफ डायबिटीज। तो एजुकेशन इज द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, और उसके लिए क्या चाहिए होता है, डॉक्टर का अपने रोगी को दिया जाने वाला समय। तो जिस प्रकार आप प्रदर्शनी में जाइए, सारा तमाशा देख लीजिए, और जब सामान खरीदने जाइए तो क्या आएगा, भैया देख लेना नहीं क्या यहाँ आएगा। तो अगर सारी दुनिया के तमाशे बेकार है, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं, तो सारी दवा की गोलियां बेकार है अगर डॉक्टर के पास समय नहीं। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप वक्त नहीं दे सकते तो यू कांट ट्रीट डायबिटीज। इट इज वेरी सिंपल टू ब्लेम द पेशेंट। पेशेंट को ब्लेम करना बहुत सरल बात है, एंड दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द डे फर्स्ट। पहले दिन से ये बात होनी चाहिए। पहला हमारी बात ये, हमने आपको बताने की कोशिश की कि डायबिटीज शुगर नहीं है। दूसरी बात बताने की कोशिश की कि ट्रीटमेंट के मेन इसके होता है एजुकेशन। अब तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसमें डॉक्टर कौन अच्छा होता है। भाई हम अगर आपके आजमगढ़ का ही सर्वे करें तो कितने फिजिशियन की बोर्ड पे लिखा रहेगा कि मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, छाती रोग विशेषज्ञ। तो इसमें डायबिटीज के विशेषज्ञ का क्या कॉन्सेप्ट है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप बनारस की तरह से गंगा जल लाइए और आपके कंडाल में 2 बूंद डाल दीजिए उसे, तो आप कंडाल का पानी भी जो है वो गंगा जल जैसा पवित्र हो जाता है।
डायबिटीज का डॉक्टर वो होता है जिसके पास रोगी आता है और डॉक्टर साहब उस रोगी को डॉक्टर बना देते हैं। तो डॉक्टर ऑफ डायबिटीज इज द वन हु मेक्स डॉक्टर टू हिज क्लाइंट। अपने पेशेंट को वो डॉक्टर बना देता है, यही डायबिटीज की विशेषता है। तो किसी भी इलाज आप मेदांता जाइए, मेरे पास मेदांता, एम्स, सब पेशेंट आते हैं, बड़े बड़े केंद्र के, बड़े बड़े सेंटर के, फॉरेन के। वजह क्या है? डॉक्टर डोंट एजुकेट। अब बहुत सरल होता है कि पहले कोई दवा 1 mg की दीजिए, फिर 2 mg की दीजिए, फिर 3 mg की दीजिए, फिर इंसुलिन लगाइए। ये सब क्यों होता है? ये पेशेंट का फॉल्ट नहीं होता है। फ्रॉम द डे फर्स्ट पेशेंट वॉज नॉट एजुकेटेड। दिस इज द तीसरी इंपॉर्टेंट बात। चौथी इंपॉर्टेंट बात होती है कि वास्तव में डायबिटीज आपने बताया कि शुगर नहीं है तो फिर क्या है? तो शुगर नहीं है तो फिर क्या है? ये जैसे हमने बताया कि पीलिया का अंग लीवर होता है, निमोनिया का अंग फेफड़ा होता है, लकवा का अंग ब्रेन होता है, वैसे डायबिटीज का अंग क्या है? डायबिटीज का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो डायबिटीज इज सिंपल वेस्कुलोपैथी। जिस बीमारी में खून की नलियों पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है उसको डायबिटीज कहते हैं। मसल्स की बीमारी होती तो मायोपैथी, नसों की बीमारी होती तो न्यूरोपैथी, और खून की नलियों की बीमारी होती है तो वेस्कुलोपैथी। तो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज इज ए डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल्स। भगवान जी ने खून की नली ऐसे बनाई थी, लेकिन जब डायबिटीज होता है तो सीमेंट और बालू की तरह शुगर और चर्बी इसका प्लास्टर करके इसको ऐसे कर देते हैं और फिर उसके बाद धीमे धीमे ये पत्थर की तरह जाम हो जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया को डायबिटीज कहते हैं। धीमे धीमे खून की नलियों का अंदर अंदर सिकुड़ना, धीमे धीमे ब्लड सर्कुलेशन कम होना, धीमे धीमे उनका ब्लॉक होना, इसी पूरी प्रक्रिया को डायबिटीज कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि इतनी बुरी प्रक्रिया में हम बीमार क्यों नहीं पड़ते? तो ये सब हो रहा है लेकिन हम ऊपर से बीमार क्यों नहीं पड़ते? तो क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि डायबिटीज इज ए साइलेंट डिसऑर्डर। जैसे लकड़ी में दीमक, वैसे ही शरीर में डायबिटीज, ऊपर से चीज अंदर से खून। अब क्यों नहीं पड़ते बीमार? क्योंकि ब्लड वेसल्स भगवान जी ने बहुत इलास्टिक बनाया। रबर बैंड को खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, कुछ नहीं होगा। और जब यहाँ होता है तो हम क्या कहते हैं? हिलने रोजी बहाने मौत। पता नहीं सुबह किस काम को देख के उठे थे, कितने दिन का इनका जिंदगी था, पता नहीं क्या हमसे गलती हो गई। बैठक बैठक बतियावत में पता नहीं क्या होगा, लेकर का करिए हम कहाँ कहाँ जाएगा। ये सब 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 स्केटिंग आउट है, सब बहाने की बात है। क्योंकि हमारे शरीर की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ तक हमको कुछ नहीं महसूस होता है। और जब यहाँ महसूस होता है तो हम आखिरी चीज़ को दोष दे देते हैं। किसका चेहरा देखा, किसका इलाज किया, कौन सी दवा खानी। मान लो कल रात को कोई दवा खाई और सुबह अटैक आ गया तो बोलेंगे लग रहा है इस दवा में कोई प्रॉब्लम है ना। तो ये पहली बात भी है। दूसरी बात ये है कि सूरज अगर निकलता है तो हम कैसे पहचानते हैं? सूरज अगर निकलता है तो हम दो चीज़ से पहचानते हैं, एक तो उजाला होगा और दूसरी गर्मी होगी। अगर हमको शीशे से भी देख लें कि उजाला हो रहा है और गर्मी हो रही है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि सूरज निकल गया। तो डायबिटीज में ऐसी दो चीजें होती हैं, है ना। एक तो शरीर में ऊपरी कोई परेशानी नहीं होती है और बिना परेशानी के सीधे डैमेज होता है। जैसे कपूर को आप सूरज की रोशनी में रख दीजिए तो पानी बर्फ की तरह पिघलता नहीं है, सीधे उड़ जाता है। तो डायबिटीज में सीधे अंग उड़ जाता है, डैमेज होता है। तो साइलेंट एसिम्प्टोमेटिक डैमेज इज डायबिटीज। डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है, एक सीरियस बीमारी है और शरीर के अंगों को डैमेज करने वाली बीमारी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हम इसको शुगर कहते हैं। और चूंकि शुगर कहते हैं तो वी आर नॉट सीरियस। अगर हम इसको SSD कहते तो कैसा होगा कि साइलेंट सीरियस डैमेज। अगर पहले ही दिन से हम ये बता दें कि डायबिटीज इज ए साइलेंट सीरियस डैमेज, अगर इसको शुगर नाम से पुकारना बंद कर दें तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। हम साइलेंट सीरियस डैमेज पुकारें तो जो हमारा क्लाइंट है, अगर हम उसको अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन मिलिट्री में करा रहे हैं तो वो अपना छोटा बाल कटा लेगा, जूता पहन लेगा, टाइट हो जाएगा। अगर हम उससे कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन नगर निगम में करा तो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देगा। तो मिसलीडिंग नेम्स, नो एजुकेशन, ब्लेमिंग पेशेंट इज द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज। इसमें मिथ जाता है। अब बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि
जो हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर्स लोग भी हैं, फार्मा कंपनी वाले से भी लोग हैं, तो बोलेंगे डॉक्टर साहब लेकिन इसको तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। मेटाबॉलिज्म माने होते हैं ऊर्जा का व्यापार, शरीर में ऊर्जा कम होना, ज़्यादा होना। तो इस बीमारी में शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे 220 वोल्ट है, अगर वो अभी 110 आए, पंखा धीमा चलेगा, लाइट ठीक से चलेगी नहीं, ये गो आवाज़ करेगा। तो वैसे डायबिटीज़ में हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, इससे शरीर के जितने अंग हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं। अब एनर्जी क्यों कम हो जाती है ये भी हमको जान लेना चाहिए। एनर्जी इसलिए कम हो जाती है, हमें क्या बताया कि ब्लड वेसल्स जो है थिन हो जाती है, नैरो हो जाती है। आपके घर में पानी में टंकी में पानी भरा है और नल एकदम चीप है, चमाचम, आपने बढ़िया से लगा दिया जैगवार की फिटिंग, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। पानी टंकी में भरा है, मशीन जिससे भरा है वो भी ठीक है, और जैगवार की फिटिंग लगाई वो भी ठीक है, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। तो थिंग्स आर वेरी सिंपल। क्या वजह है? जिस पाइप का कनेक्शन है उसमें कैल्शियम, बालू, चूना जमा हुआ है, इसलिए पानी नहीं आ रहा। तो डायबिटीज में जब कोलेस्ट्रॉल और शुगर आपस में सीमेंट की तरह खून की नलियों को जाम कर देते हैं, तो शरीर में खून का दौरा कम हो जाता है, और खून का दौरा कम हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पुअर सर्कुलेशन। अब खून में क्या होता है? खून में सिंपल 3 चीजें होती है, ऑक्सीजन, पानी, खाना, पोषक तत्व। तो शरीर में जब खून का सर्कुलेशन कम होगा तो पोषक तत्व कम मिलेंगे, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पुअर न्यूट्रिशन। शरीर में ठीक से पोषण नहीं होगा, और पोषण किस लिए जरूरी होता है? शरीर के अंगों को, अंग प्रत्यंगों को, और हमको अपने रोज के काम करने के लिए ऊर्जा देने के लिए। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा तो शरीर में ऊर्जा कम बनेगी। ऊर्जा कम बनेगी तो क्या होगा? शरीर के जितने अंग हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे। जैसे लो वोल्टेज पे विद्युत के उपकरण काम नहीं करते, अब डिसफंक्शन होगा। कुछ दिन बाद 1 महीना अगर आपके यहाँ लो वोल्टेज हो जाए तो फिर ये जो पंखा रेंग रहा है ये रेंगना भी बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि लो वोल्टेज से अंदर तार डैमेज हो गए, वो चलेगा भी नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं? डैमेज होना। तो पहले क्या हुआ? रेंगा, फिर क्या हुआ? रुक गया। अब मिस्त्री के पास ले गए तो बोले साहब खत्म, अब इनमें कुछ नहीं है, जितना पैसा बनवाए में लगेगा और फिर उधर नया ले लेगा। तो क्या हो जाता है? दिस इज डेड। तो डायबिटीज क्या है? सिंपल 3D बीमारी है। पहले हमने बताया सीरियस डैमेज, साइलेंट डैमेज, SSD। अब हम क्या बता रहे हैं? 3D, डिसफंक्शन, डैमेज एंड डेथ। जो बीमारी शरीर के अंगों को ठीक से काम न करने दे, उनको धीमे धीमे डैमेज कर दे और उनको निष्क्रिय बना दे, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। 3D। इसीलिए इसको मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं, इसीलिए इसको सीरियस कहते हैं। सीरियस क्यों कहते हैं? आप किसी को डायबिटीज है, जैसा तो सीरियस ना है, तो कर दो सीरियस। तो सीरियस माने क्या होता है? दूसरी बीमारियां एक अंग की होती है, हाइपरलीपिडिया है, लीवर की है, गठिया है, जोड़ों की है, निमोनिया है, फेफड़े की है, लकवा है, ब्रेन की है। लेकिन डायबिटीज खून की नलियां कहाँ होती हैं? सारे शरीर। इसलिए डायबिटीज का असर कहाँ पड़ेगा? सारे शरीर। चूंकि ये सारे शरीर को प्रभावित करती है, इट इज सीरियस। दूसरी बीमारियां शरीर के एक अंग को प्रभावित करती है, दे आर लेस सीरियस। भाई एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो चलो तुम पढ़ने में कमजोर हो, सब सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो तुम बोगस हो। तो यही मैटर है, बिकॉज इट इज सीरियस। दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड सीरियस। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या हो जाएगा? तो एक पेड़ की कल्पना करिए, अभी हम बनाते रहे, ये पेड़ बन गया, खून की नलियां ब्लॉक होंगी तो शरीर में ऊर्जा कम होगी, हमने बता दिया। अब ब्रेन की नली में धीमे धीमे नैरोइंग होगा तो क्या होगा? सोचना, विचारना, खुश रहना, नींद आना, काम में कंसंट्रेशन होना, विवेक, जल्दी जल्दी निर्णय लेना, रेशनल थिंकिंग, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना, ये धीमे धीमे डाउन हो जाता है। यानी कि जो हमारे ब्रेन के हायर फंक्शंस है वो डायबिटीज में धीमे धीमे कम। और CVA यानी कि ब्रेन अटैक का खतरा होता है। हार्ट में ऐसा होगा तो बिना दर्द वाला हार्ट अटैक की संभावना होती है। आंखों में बिना किसी दर्द के बिना किसी
कि पर्दे में रोशनी लेजर करानी चाहिए, शंकर ले कराने चाहिए। आपको ये बताना चाहिए एक दिन की दुर्घटना नहीं होती है। दुर्घटना नहीं, डायबिटीज में जो भी कुछ होता है वो प्रक्रिया होती है। जैसे हलवा बनना ये दुर्घटना नहीं कि हमने चढ़ा दिया और बन गया, वो एक प्रक्रिया। चूड़ा मटर बनना ये एक प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि वो हमने बस मटर और चूड़ा मिला के रख दिया और बन गया, तो ये प्रक्रिया है, तो ये एक दिन में नहीं होती। तो इसीलिए इसको क्रॉनिक कहते हैं। क्रॉनिक क्यों कहते हैं? जो बीमारी तुरंत असर ना दिखाए, धीमे धीमे कुछ कालांतर में दिखाए, इसीलिए इसको क्रॉनिक कहते हैं या गंभीर कहते हैं। तो ऐसे ही असर किडनी में पड़ा, आंख में पड़ा, जेनेटल ऑर्गन्स में पड़ने की वजह से वैवाहिक संबंधों में असर आता है। स्किन में झुर्रियाँ पड़ेगी, क्रैक्स होंगे, फंगल इन्फेक्शन होगा, मसल्स, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको डॉक्टर एड्रेस नहीं करते हैं। शरीर की मांसपेशियों से ही हम काम करते हैं। मांसपेशियों में खून का दौरा कम होने से मांसपेशियाँ कमजोर होती हैं, वो हमारी स्किन और मांसपेशी के बीच में फैट होता है वो गल जाता है, तो मसल भी बहुत कमजोर होती है, तो आपकी काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। बोनी पेन होता है, हड्डियाँ ब्लॉक, खून की नली ब्लॉक होगी, हड्डियाँ दर्द करेंगी, जॉइंट्स में खून का दौरा कम होगा तो जल्दी से हड्डियाँ होना का बीमारी रहेगा। इम्यून सिस्टम, आपने कोविड में देखा कि सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले लोग कौन थे? डायबिटीज के पेशेंट, क्योंकि इम्यूनोपैथी हो जाती है, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग कमजोर हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, तो ये पूरा डायबिटीज की प्रक्रिया है। इसलिए जो अच्छा डॉक्टर है उसका अप्रोच क्या होता है? 5 होता है। वो 5 क्या होता है? जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, मेरा काम क्या है पहले नंबर पे कि हम उसका वजन और ताकत ठीक करें। दूसरा हमारा काम क्या होता है कि उसका शुगर नॉर्मल रेंज में रखें, ब्लड प्रेशर को ठीक रखें, खून में चर्बी ना जमने दें, और डायबिटीज जनित जो बीमारी का परिवार हमने 11 गिना है उसको ना होने। ये डॉक्टर का काम है। चीनी का वैल्यू देख के चीनी का टिकिया मत, वो काम कौन कर सकता है? जो रोगी 7-8 साल से डायबिटीज का इलाज करा रहा है, बिलीव मी, वो भी किसी दूसरे डायबिटीज के रोगी का टिकिया ले सकता है। उसको भी कहता था कि हमारा 300 रहल स्वामी वाला खाद कर लिया, अब और गलत वो ऐसा करा 1 mg का खाद, वो भी बता। तो दवा बताने का काम रोगी भी कर सकता है, कंपाउंडर भी कर सकता है, दवा का दुकानदार जो रोज सैकड़ों दवा के डॉक्टर से देख रहा है वो भी कर सकता है, गूगल भी कर सकता है, ऑनलाइन वाले डॉक्टर भी कर सकते हैं, टिकिया सब लिख देंगे। लेकिन मेन मेथड क्या है कि आपके पास पेशेंट आया, आपको उसको डॉक्टर बनाना है, ये काम ही डायबिटीज का स्पेशलिस्ट करता है। दूसरा अगर वो नहीं कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि यू आर इन डार्क, आप अंधेरे में हैं। और आपको ये बात जो अब हम बोलने जा रहे हैं बहुत फोरम पे बोलने लायक नहीं, लेकिन बात सच्ची है इसलिए बोलेंगे जरूर, क्योंकि ये जो हम एजुकेशन आपको दे रहे हैं इसमें अर्थ नहीं है, और इस युग में ये अर्थ युग है। इसमें उन्हीं कामों का प्रमोशन किया जाता है जिसमें अर्थ का लेन देन ज्यादा। मान लीजिए हम 4 मंजिल का अस्पताल खोल लें, पहले में ICU, दूसरे में CCU, तीसरे में डायलिसिस, चौथे में फूड केयर। अब हम आपको क्या एजुकेट करेंगे? आप अपना शुगर लेके आएंगे 400, क्रिएटिनिन लेके आएंगे 1.6, तो हम अपना धीमे से हमारे दिमाग में ही चलता है तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है, तीसरी मंजिल के लिए तैयार हो रहा है। आँख लेके आएंगे तो हम कहते हैं तैयार हो रहा है, लेजर के लिए तैयार हो रहा है। और उनका जो जो बिस्तरा खाली होता है उस तरफ से कहीं उनको तैयारी दिखाई देती है। इसलिए डॉक्टर का फोकस आपको समझा के ठीक करने का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने लेजर भी लगा के रखा है, 10 बेड का ICU भी खोल के रखा है, 5 डायलिसिस मशीन भी रखा है, इधर केसेस कम आ रहे हैं, तो आपका 1.69 क्रिएटिनिन को देख के क्या सोचेगा कि चलो देखिए तो दीजिए, घुमा कीजिए, पेट कम करिए, उसका पेट, तो वो ठोक पीट के आपको ऐसी असंभव टारगेट देगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। जल्दी सोया करिए और रात को 11 बजे तक खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है।
तो ये सब परोपदेश कुशल बहुत तेरे जे न आचरे ते नर न करे, वही वाली बात होती है। तो हमने ये बताया। तो फिर डॉक्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डॉक्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डॉक्टर इज ए टीचर, ही विल एजुकेट यू। डॉक्टर इज ए गुरु। तो हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं, उसकी पूरी दिनचर्या सुनते हैं, आंखें बंद करके, जैसे मेडिटेशन किया जाता है। सुबह से लेकर रात तक एक हफ्ते में क्या करते हो हमको बताओ। तो वहीं हम पकड़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है, उसको सुनिए। नंबर 1, उसका आप कहते तो है लाइफ स्टाइल डिजीज, हम कहते हैं लाइफ, लेकिन हमने उसकी लाइफ स्टाइल सुनी कहाँ? अब कोई टीटी है, हमने सुना नहीं, 8 बजे सो जाए करिए, खाना खाने से सोने से 2 घंटे पहले सुनता साहब हमें तो ड्यूटी करके आवत है राजधानी लेके सूझ जाए तो एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी में। हमने सुना नहीं, हमने कह दिया कि खाने से 2 घंटे पहले सो जाए। कोई आदमी शिफ्टिंग ड्यूटी कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि साहब नहीं देर रात में नहीं सोना है, और कह रहे साहब हमारा नाइट ड्यूटी होगी 20 साल से, आप खाए हम मर जाए खाए बिना, तो अगर हम 8 बजे सो जाए। तो हम जब लाइफ स्टाइल सुन ही नहीं रहे हैं तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे कैसे? मिथ है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात होता है कि डॉक्टर इज ए कोच, वो आपको खुद ही बताए कि आपको कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, आपके परिवेश में एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं। ये बहुत एक्सरसाइज को लेके भी हमारे सारी दुनिया में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, योग करो, प्राणायाम करो, ये करो, वो करो। एक्सरसाइज कोई करने वाली चीज़ नहीं है। आप एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज क्या होती है? आप 5 वर्ष से लेके 2 वर्ष से लेके और 10 वर्ष तक के बच्चे को देखिए, बस उसको देखिए। एक किसी भी बच्चे की क्लास 6 से पहले की लाइफ स्टाइल देखिए, उसी को एक्सरसाइज कहते हैं। होमवर्क कर दिया, कूद लिए, मौसम अच्छा है साइकिल निकाल के चल लिए, कोई फिक्स नहीं होता है। एक्सरसाइज वही फायदा करती है जिसमें मेरा मन लगे, और मन क्या होता है? चंचल होता है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादि बलवत् दृढ़ तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायुरेव दुष्करम। ये कौन कह रहा है? ये अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं। अर्जुन कृष्ण के बीच संवाद क्या हो रहा है कि मन बड़ा चंचल है। तो उस चंचल मन के साथ हम मिलिट्री में तरह रोज एक निश्चित समय एक्सरसाइज करने जाएंगे। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि दुनिया में कौन सी चीज फलवती नहीं होती है? जिसमें आपकी आस्था, श्रद्धा और मन नहीं लगता है, वो कभी फलवती नहीं होती। तो आप अपने एक्सरसाइज चेंज करिए। 2 मिनट 1 मिनट की भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है। अरे मान लीजिए आपका टारगेट पूरा हो गया इस महीने का, तो खुशी खुशी अपने घर वाली साइकिल 5 मिनट चला लीजिए, और अच्छा टारगेट पूरा हो गया, डांस कर लीजिए, 2 मिनट कूद लीजिए। तो ये जो छोटे छोटे 2-2 मिनट 5-5 मिनट की खुशी जाहिर करने वाली जो एक्सरसाइज है वही फलवती होती है। और जो हम बहुत आदर्शवादी बनते हैं ना, बेस्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग डायबिटीज इज दी बी इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीन रहिए। ज्यादातर लोग आपको पाठ क्या पढ़ाते हैं? अनुशासित रहिए। अरे अनुशासित नहीं रह सकते। अब हमारे यहाँ जैसे पार्टी है, अभी हम लोग खाएंगे बढ़िया बढ़िया, महक बड़ी अच्छी आती है, तो आप सवाल ये है कि हम ये ना खाएं। हम कहते हैं सब फ्राइड है, फिर तला है। अरे ईट वेल बर्न वेल, हमारे कॉन्सेप्ट है कि उत्सव, हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, उत्सव धर्मी है। जिस दिन बढ़िया खाना होता है उस दिन हम लोगों को ज़्यादा काम भी करना होता है, ज़्यादा नाचना कूदना भी होता है। हम लोग आधा काम करते हैं, बैठ के उठ के खा लेते हैं। अगर हम लोग बैठे और खाने के बीच में थोड़ा डांस करते तो ये प्रॉब्लम ना आए। इसी बात अब हम खाएंगे नहीं, कितना खराब बात है। अरे उसमें अन्नपूर्णा है, भगवान का 56 भोग लगता है, भंडारा होता है, और खाए ना। लेकिन वो रास लीला करके तब खाई। राम जी की भक्त है तो पहले राम लीला कर लीजिए फिर खाइए। तो ये प्रॉब्लम ये है ना, हम लोग आधा आधा काम करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो डॉक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है, लास्ट में हम कहते हैं कि डॉक्टर इज योर गार्जियन। देखिए एक बात अगर हम कहते हैं हमारे जो पेशेंट लोग हैं कि तुम सवेरे उठ के पहले ऐसे खड़े रहा करो, और उसके पापा मना कर दें कि ऐसे मत खड़ा रहा करो, तो क्या कहेगा? कहने दीजिए डॉक्टर साहब बोले कि सवेरे निपटने से पहले खड़े रहा, तो खड़ा रहे। क्यों ये हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसलिए कह रहे हैं
कि डॉक्टर की बात पेशेंट मम्मी की बात नहीं मानेगा, पापा की नहीं मानेगा, वाइफ की नहीं मानेगा, लेकिन डॉक्टर की मानता है। तो व्हाट इज डॉक्टर देन? डॉक्टर इज योर लाइफ गार्जियन। माई पेरेंट्स आर माई बायोलॉजिकल गार्जियन। मेरे मम्मी पापा हमारे बायोलॉजिकल गार्जियन है, उन्होंने हमको पैदा किया इसलिए मेरे गार्जियन है। और डॉक्टर आपके जीवन का गार्जियन है। तो आपके लिए क्या हितकर है, क्या अच्छा है, ये डॉक्टर को बताना पड़ता है। अब सारी गलती हमको पेशेंट में दिखाई देती है। अब यहाँ से अभी तक हमने आपको बताई थी रासलीला और रामलीला, यहाँ से शुरू होती है राग लीला, है ना। अब डॉक्टर साहब का क्या मतलब होता है? कहते हैं ऐसा करो, पूरा प्रोफाइल करा लो। बस आप कहाँ करें? वेदांता। उसको भी अच्छा लगता है वेदांता। जाएंगे, आएंगे और डॉक्टर साहब महीन चीज देख के बता देते हैं तुम्हारा B12 कम है। अरे हिंदुस्तान में सबका B12 कम है। तुम्हारा विटामिन डी कम है। हिंदुस्तान में सबका विटामिन डी कम है। तुम्हारा फैटी लीवर हो गया है, सबको फैटी लीवर है। तो आप 12,000 अपना फ्लाइट से जाते हैं करा। ये राग लीला है ना। जो काम हम पल्स देख के बता सकते हैं, जो हम आपका चेहरा देख के बता सकते हैं, उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी का, आपको भी अच्छा लगता है, फ्लाइट से जाएंगे, होटल में रुकेंगे, लौटते समय घूमेंगे, मार्केटिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे और अपना बीमारी का जो गड़बड़ी है वो अपना डॉक्टर साहब को बड़ाई की तरह दे देंगे, वो कंट्रोल टीम के ठीक कर देंगे। तो ये राग लीला है। ये किसने फैलाया है? ये कॉर्पोरेट ने फैलाया है। पूरे वर्ल्ड के ग्लोब में अगर जांच का मसाला, दवा का मसाला बनना बंद हो जाए तो ग्लोब के कम से कम 50 देश भूखमरी टिका रहा है। 50 ऐसे देश हैं जहाँ ना गैया है, ना गौ है, ना गोबर है, ना खेत है, ना मिट्टी है ना। वहाँ पे ये सब केमिकल बनता है। तो वो सब ऐसा आपको फोकस करेंगे। हर 3 महीने पे ये कराओ, हर 2 महीने पे ये कराओ। घुटने में जरा सी भी दर्द हो जाए तो घुटना बदलवा लो, किडनी बदलवा लो, आँखी बदलवा लो। बस ये नहीं कहते हैं कि बीबी बदलवा लो, नहीं तो वो भी कहते हैं। वो उनका बस चले तो कहते हैं आपकी बीमारी आपकी बीवी में छुपी है, इसको बदलवा लो, आदमी बदलवा लो। ये बदलवाने का कॉन्सेप्ट है। आप भी सोचते हैं गाड़ी खरीदने की तरह है शरीर हमारा। सर्विस सेंटर करवा लो, सर्विस में जब है कि आवाज ज्यादा कर रहा है साहब बदल दीजिए, तो वैसे डॉक्टर साहब पहले 10-12 साल सर्विसिंग करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं रेटिना बदलवा लो, घुटना बदलवा लो, हार्ट बदलवा लो, वेसल बदलवा लो। तो ये सब राग लीला है। तो अगर राम लीला और रास लीला छोड़ देंगे तो फिर राग लीला में जाना है। और यही माया है। माया क्या है? भगवान ने कुछ जादू मंत्र नहीं फेंका है। जो बात हम सत्य से परे जाएंगे वही माया है ना। सत्य क्या है? डॉक्टर का आपको अच्छे से देखना, काटना, समझाना, पुचकारना, पल्स देखना, आपको किसी के साथ नहीं आए तो उसको बुलवाना, तुम्हारे मम्मी को लेके आओ, वाइफ को लेके आओ, ये क्या हो रहा है, गरमाना, ये असली, ये ब्रह्म है ना। लेकिन ये करा लो, वो करा लो, ये बदलवा लो। होता है क्या है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है तो वैसे वैसे शरीर गड़बड़ होता जाता है, फिर पैसा गड़बड़ होता जाता है, लास्ट में ना शरीर रहता है ना पैसा रहता है। तब बहुत सिंपल बात सबको बता देते हैं हिले रोजी बहाने, और जितने दिन का लेखा जोखा था, कितनी ही सेवा लिखी थी, कितना ही दिन यहाँ लिखा था, कितने दिन का दाना पानी था, ये सारी रागलीला है। ये दिस इज ऑल मिथ एंड द फैक्ट इज that each doctor is not a doctor. डॉक्टर के लिए पेशेंट जो है वो एक क्लाइंट है, वो एक कस्टमर है, वो एक कंज्यूमर है, और उसके ऊपर मेडिकल कंपनी का दबाव, टेक्नोलॉजी का दबाव, उसको अपना इनसिक्योरिटी, अगर हम आपको समय नहीं दे रहे तो हम आपसे जुड़ेंगे नहीं, आपसे अच्छी बात नहीं करेंगे तो जुड़ेंगे नहीं। तो हमको PRO रखना पड़ेगा, STRO रखना पड़ेगा, रिसेप्शनिस्ट रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अच्छे से आपका केयर करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो पूरा इलाज किसमें छिपा हुआ है? कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन होना चाहिए और अच्छे से कनेक्शन होना चाहिए। और इसका जब अभाव होता है वही मिथ की बातें शुरू होती हैं। ये सारी बातें हैं और बाकी जितनी भी बातें हैं
वो बात तो बस ऐसी है कि जो लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, जो लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, हम पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। डॉक्टरी वही है। जो आदमी मेरे पास है वो कोई साड़ी कपड़ा मशीन की दुनिया है कि ठीक कर दीजिए, वो अपनी जान लेते हैं। और जब हम अपनी जान के साथ उसकी जान लगाते हैं तब पेशेंट ठीक होता है। और यही प्राणायाम है। पहले पेट पुचकाना ये प्राणायाम नहीं है। जिस काम के साथ अपना प्राण लगाते हैं आप वही प्राणायाम। जिस काम को आप पूरे ध्यान से करते हैं वही ध्यान है। और हमारे सामने जो बैठा हुआ बंदा है वो खुश होकर हमको आशीर्वाद दे देता है, यही उपासना है। तो आप इससे हम परे जाते है ना, हम कहीं कहीं घूमते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, सारी चीजें ढूंढते हैं और ये ढूंढना ही माया है। पेशेंट हमारे, हम अभी मंदिर में जाएंगे 100 बार सुनते हैं कि कण कण में राम है, सब में वही है, लेकिन जब मेरी कुर्सी पे वो बैठता है तब हम भूल जाते हैं कि उसमें भी वही है, जिनका दर्शन करके आ रहे हैं इनमें भी वही है, भूल जाते हैं। तो ये विस्मृति होती है ना, ये प्रॉब्लम है। तो हम कहते हैं, हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि आपने क्या सीखा अब तक। इतनी बात जितनी आपको बता रहे हैं कि हर पेशेंट को पहले दिन बताएं, एक कॉपी देते हैं उसमें लिखते हैं, इसके अलावा जितनी बातें और नोट करके लाना, हर बात बताएं। और क्लिनिक का नाम है डायबिटीज केयर स्कूल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारा मानना है, बहुत परफेक्ट फार्मूला बता रहे कि इस दुनिया में 2 भगवान हैं। एक भगवान जिसको हम ऊपर वाला कहते हैं, वो आंखों से दिखता नहीं है, फिर कैसे माने कि वो मेरे ऊपर दया कर रहा है। जब हमको अच्छी प्रेरणा आ जाए और अच्छे लोग मिल जाए, यानी कि सब प्रेरणा और सत्संग, अच्छे लोगों के साथ मिल जाए और अच्छे काम की प्रेरणा मिल जाए, तो समझ लीजिएगा, बेसर कर दीजिए कि भगवान की दया है, नंबर 1। और दूसरा भगवान नीचे वाला, मेरे सामने मेरी माँ है, मेरा पेशेंट है, मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है, हमारे बाबा है, जो भी मेरे आँख के सामने है, अगर उसको हम संतुष्ट कर दे रहे हैं तो वो जो खुश होकर आशीर्वाद देता है वो नीचे वाला भगवान है। बस दोनों, और इसको हम नहीं जान पाते, यही मान। सेकंड पर्सन इंसर्टिंग कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा है कि अष्ट शिव की पूजा हम करते हैं। उसमें लिखा कि 5 शिव क्या है और वो 5 महाभूत। अब क्या है कि शंकर जी को भूतों की माला लोगों ने पहना दिया है, वो भूत नहीं है, वो भूत की माला नहीं है भैया, 5 महाभूत, चिदन पावक गगन समीरा। भगवान शंकर इन 5 महाभूतों को कंट्रोल करके हमको जीवन देते हैं, इसलिए हम उसको भूतेश्वर कहते हैं ना, भूत भावन कहते हैं। ये हम भूत से भूत परे जोड़ दिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज क्या है, दो क्या है, सूर्य और चंद्रमा, ये हमको जिंदगी देते हैं, ये भी शिव है। और 8वां उन्होंने क्या बताया कि जो जजमान जो आपके सामने बैठा है वो शंकर है, अष्ट शंकर यही है। ये सिंपल सी बात, थिंग्स कहते हैं कि गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा है, सब चीजें बहुत सिंपल। हम हिंदुस्तानी लोग ये उत्सव धर्मी, उत्सव के साथ, प्रकृति के साथ हमारा तालमेल होता है, उससे हम अपनी जिंदगी जिए तो हमें पूरा विश्वास है। एक विज्ञान की ब्रांच है बायोथियोलॉजी। बायोथियोलॉजी की कोई रिसर्च हिंदुस्तान में नहीं होता है, लेकिन विदेश में सबसे ज्यादा होता है। बायोथियोलॉजी माने होता है हमारी जो भावना है वो हमारे शरीर को कैसे ठीक कर देती है। तो इसके एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अगर हम किसी का पैसा अपने हाथ में लेंगे तो मेरे हाथ में छाला पड़ जाएगा, मतलब पराया धन मेरे लिए अग्नि के समान घातक है। तो अंग्रेज लोग तो आंखों पे विश्वास करते हैं। जब रामकृष्ण परमहंस सो गए तब उनके हाथ में सिक्का रखा और उनके हाथ में छाला पड़ गया। उन्होंने पहले सोचा जाग के तो शायद जादू तो ना कर लेगा, तंत्र मंत्र कर लेगा। तो हमारे विचार, ये लास्ट बात है जिसको हम बोलेंगे टेक होम मैसेज,
यही संदेश लेके घर जाइएगा। कोई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि एडिडास का जूता पहन के, आधा निकर पहन के, आप टी शर्ट पहन के डायबिटीज और मोटापा, ब्लड प्रेशर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये सब भ्रामक तथ्य हैं। ये बाजारवाद की नींव खड़ी करता है ना। इसको गारमेंट कंपनी कहती है मेडिकल मार्केट, तो लाइफ स्टाइल मार्केट, हेल्थ मार्केट, सब मार्केट है। असली बात यह है एटीट्यूड मॉडिफिकेशन, है ना। अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाए। दृष्टिकोण में बदलाव लाने की बात क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। आज के जमाने में हम एम्बेसडर गाड़ी क्यों नहीं खरीदते? जिस जमाने में एम्बेसडर थी हम उसकी बहुत प्रशंसा करते थे कि बहुत बढ़िया है, उससे ऐसी गाड़ी। अब क्यों नहीं, एकदम गायब। क्यों गायब? क्योंकि आरामदेह तो जरूर थी लेकिन तेल बहुत कम, एवरेज बहुत कम है। अभी हम गाड़ी खरीदते थोड़ी महंगी खरीदते हैं, लेकिन क्या कि जो कम खाए ज्यादा चले। बस शरीर का यही फॉर्मूला है, कम खाएंगे तो ज्यादा चलेंगे, ज्यादा खाएंगे तो कम चलेंगे। लाइक एम्बेसडर गायब हो जाएंगे, सीधी सी सो सिंपल। जैसे एम्बेसडर गायब होंगे वैसे आप गायब हो जाएंगे, जैसे डायनासोर गायब हुआ वैसे आप गायब हो जाएंगे। जब भगवान जी ने पृथ्वी बनाई तो नारद जी ने कहा कि इतने लोगों को बना तो दिए हैं, बीमार पड़ेगा तो ठीक कौन करेगा? और आप देवताओं के लिए तो वैद्य जी हैं, तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार थे, अश्विनी द्वय। वो लोग देवताओं का इलाज करते थे। और नारद जी ने कहा कि नीचे भी अश्विनी द्वय भेजिए। बोले हम जरूर भेजेंगे, लेकिन किसमें भेजेंगे? बिना रूप के भेजेंगे। तो बोले फिर किस रूप में? कि कम भोजन और ज्यादा श्रम। यही अश्विनी द्वय है ना, यही अश्विनी द्वय है। इस फार्मूले में चलेगा। तो ज्यादा श्रम का मतलब लोग बहुत गड़बड़ समझते हैं। हो सकते हैं हम अपना 2000 रुपये 5000 रुपये में महीने मिलते नहीं, मेरे श्रम। अरे बर्तन मांजना या अपना काम करना ये श्रम नहीं, किसी भी रूप में श्रम। अगर आप राजा हैं तो शेर का शिकार नहीं। कहने का मतलब है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, श्रम का अपना एक रूप तैयार करें। एक सीधा सा फॉर्मूला बताते हैं। जैसे आप ऑफिस में बैठे रहते हैं तो अपना ऑफिस का टेबल बनाते हैं। अभी क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक सिटिंग टेबल भी बनाना चाहिए ना। जैसे हम लोग पोडियम बनाते हैं, तो पोडियम टाइप का एक टेबल बनाना चाहिए जिसमें आप थोड़ी देर बैठ के काम करिए, फिर थोड़ी देर खड़े हो। कोई रिपोर्ट पढ़नी है तो खड़े होकर पढ़िए, लिखना हो तो बैठ के। अगर हम आपसे कहते कि 50 बार दंड बैठक कीजिए, अब ये क्या है? ये भी तो दंड बैठक है। तो कुछ काम खड़े होकर कीजिए। अगर आप दिन भर में ऐसा करते हैं, एक रसगुल्ला के बराबर कैलोरी खर्च होती है। और क्या होते हैं? आपका ब्रेन, नर्व्स, मसल्स सब एक्टिव होते हैं, आप ज्यादा अलर्ट होते हैं। बैठ के काम करने से बहुत सी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे हमारा कोई स्टाफ बैठ के बात कर रहा है, अगर आप खड़े होंगे तो तेजी से डांटेंगे, अगर बैठेंगे तो जाने दो रोक के बाद। दिमाग अलर्ट रहता है। सिंपल सी बात, असाधारण सी बात। अब आप अपने हर घंटे पे 5 मिनट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बना लीजिए। लेकिन बड़े बड़े नियम बनाना, असंभव टारगेट रखना, ये सारी प्रॉब्लम है। तो हमारी बात यहाँ पे हम अपनी बात को थोड़ा विश्राम देते हैं और आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि मेरी बात में जितनी भी चीज़ें मिसिंग हैं वो आप हमसे जरूर पूछिए। जैसे अगर पूछना होता तो हम क्या पूछते आपसे कि किसी को डायबिटीज है कि नहीं है, कैसे पता करें? कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल है, कैसे पता करेंगे? डॉक्टर साहब लोग शुगर तो इलाज दवा से भी करते हैं, इंसुलिन से भी करते हैं। ना हमको दवा पसंद है ना इंसुलिन पसंद है, हम अपना इलाज खुद करना चाहते। सब पूछिए, हमसे पूछिए, क्योंकि ये इंटरेक्टिव जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक जो है जो जिस देश के लिए आए हैं उसकी पूर्ति नहीं होती। मैं अपनी बातों को यहाँ विश्राम देता हूँ और आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग हमसे प्रश्न पूछें। शुक्रिया। जिनको भी प्रश्न पूछना है मैं उनके पास आ जा रहा हूँ। डॉक्टर
आपने हमें दो तीन चीजें आपने कवर की। उसमें एक चीज जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर आपने ज्यादा बात नहीं की है, वो आपने गीता के माध्यम से एक्सप्लेन किए हैं। मैं ये जानना चाहता था कि आपने एक बेसिक एक्सरसाइज बताई है जो कि यहाँ पे ज्यादातर बिजनेसमैन है और वो ज्यादातर ऑफिस में और शॉप में रहते हैं और जो महिलाएं वो घर में रहती हैं। आपने एक एक्सरसाइज बताई कि आप अपने चेयर पे बैठो और पोडियम टाइप में खड़े हो और बैठो। यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो उनके ब्रेन में उस वक्त रहेगा कि ऑफिस के लिए साहब देर हो रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए देर हो रहे हैं, राइट? उनके दिमाग में ऑलरेडी जो चारों दिमाग है चारों दिशाएं में काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये ऐसे एक्सरसाइज करते हैं क्या ये हेल्पफुल है? पहला सवाल। दूसरा, जो हमारे भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं इनमें से 90% लोग अपनी कुर्सी पे खड़े ही गिरते हैं। अगर मैं बात करूँ पीछे तो अक्सर वो वॉक करते रहते हैं और यहाँ पे मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ बावजूद इसके इनके जो बायोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल नंबर से वो ऊपर रहते हैं। तो जरा इस पे मुझे एडवाइस दीजिए, क्या ये हेल्पफुल है वाकई? देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है कि जो वुमेन है हमारे घर की, दे आर मल्टीटास्किंग। भाई को भी देखना है, एक चूल्हे पे गैस पे दाल चढ़ी हुई है, उधर आवाज आ रहा है भाभी कपड़ा लेगा। ये कई तरीके के मल्टीटास्किंग काम होते हैं। पहले जो हमारे घर में प्रॉब्लम है कि अगर कोई इंडिया की टीम जीतती है तो कैप्टन क्या बात कहता है, आपका बात तो उत्तर उसी में छिपा है। अगर कैप्टन ने सेंचुरी भी मारी होती है तब भी पर वो क्या कहता है? वो कहता है इट इज नॉट माई विन, इट इज अ टीम एफर्ट। तो हम हमारे घर में क्या है, हमने काल्पनिक रेखा बना के रखी है कि दिस इज योर वर्क, दिस इज माई वर्क। अगर हम अपने घरों में जो मेन और वुमेन का जो वर्क का हमने चाइना की दीवार खड़ी रखी है, हम उनको जब काम करते देखते हैं तो मेरे दिल में कौतूहल क्यों नहीं होता है कि आई शुड हेल्प हर, है ना, आई शुड मेक हर कंफर्टेबल। हमें इनको आना, हम ये जरूर कह देते हैं तुम अपना ध्यान नहीं देती हो। अरे ध्यान कैसे दे दें? हम टीम वर्क में, किड्स आर डूइंग देयर ओन वर्क। उनके बाद एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है कि मम्मी आई एम मेकिंग माय कैरियर। वो देखते मूवी है और कहते हैं प्रोजेक्ट है ना। तो ये जो टीम वर्क नहीं है घर में, तो हमने आपसे क्या कहा कि कोई भी करेक्शन इंसिडेंटल नहीं होता है। तो अगर हमारे घर में वुमेन परेशान है, आपको लगता है कि इट इज नॉट feasible for them to do work like that, first of all हम हस्बैंड, वाइफ, बच्चे अपने घर को, जैसे हम अपने कंपनी का प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपने घरों के काम का भी प्रोजेक्ट कहाँ बनाते हैं? कल सवेरे क्या बनना है, कल सवेरे क्या क्या होना है, हम उसको कहाँ नोट डाउन करते हैं? हमारी जिंदगी की नींव पूरी तो यही है, हम अपनी जिंदगी का कोई प्रोजेक्ट कहाँ बनाते हैं? तो हम टीम वर्क नहीं है, घरों में टीम वर्क नहीं है, काल्पनिक रेखा है। बच्चा माने जो पैर पसार के पढ़ता है वो बच्चा है, आदमी माने जो तैयार होकर पैसा लाता है वो आदमी, औरत माने जो पगला के काम करती है वो औरत, बाबा माने जो चिल्लाता रहता है वो बाबा। हमने क्लासिफिकेशन कर दी। तो ये प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम इज दैट कि हमको जो एक विनर कहता है वही हमको अपने घर में करना चाहिए, है ना। कि हमारे घर में बच्चा अगर किसी काम के लिए परेशान है तो वी ऑल शुड गो टुगेदर। अगर वाइफ उस समय परेशान है तो वी ऑल शुड गो टुगेदर। इसी का भाव है कि आगे आने वाले बच्चे आपको हम बता दें कि टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में इंसुलिन की डिफिशिएंसी से होता है, 5 वर्ष की अवस्था से ही होना शुरू हो सकता है। लेकिन बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। क्यों? मम्मी पापा संपन्न है, वो उसको हिलना भी नहीं देना चाहते। तुम पढ़ो बेटा अपना, तुम पढ़ो, तुम्हारा कैरियर है। अरे जो आदमी खाना बनाएगा, टेबल पे खाना रखेगा, हेल्प करेगा, तो वो IAS नहीं बनता है, वो डॉक्टर नहीं बनता है। ये डिफेंडिंग मैकेनिज्म। तो ये जो हमारे वर्क में अपनी अपनी फैमिली, अपना अपना राग, ये जो है ये प्रॉब्लम है। तो इट शुड बी ए टीम वर्क। अगर बच्चे का काम है तो ऑल। आप किसान की जिंदगी देखिए, क्या है वो? अगर वो गाय को चारा काट रही है तो किसान अपना कुछ काम कर रहा है। यही हिंदुस्तान की जिंदगी का
फोकस एरिया है, जहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे सब ऑनलाइन खाना आता है। विदेशों में कई कंट्री में घर में किचन भी नहीं होता है, तो इसलिए सब अपना अपना काम कर लेते हैं। ना हम अंग्रेज है ना हिंदू है। हिंदू माने टीम वर्क, परिवार माने ही होता है कि जैसे सुर ताल लय,